साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम लोग पहले की क्लास में देख चुके हैं बुंदेलखंड के पठार को, इससे पहले हमने मालवा के पठार को भी समझा हुआ है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मध्य भारत का पठार। आज इसके बारे में जानेंगे कि इसकी अब स्थिति कहाँ है, कितने क्षेत्रफल में है, कौन जिले के क्षेत्र में है, कि इसमें कैसी जलवायु है, कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो एक एक करके इसके बारे में भी हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य भारत का पठार। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सभी जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हैं और जो स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए बेहतर साबित होगी क्लास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मध्य भारत का पठार। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मध्य भारत का पठार। इसको अगर मैप पे आप समझें कि मैप इसका कहाँ है, तो मैप में तो ये जो आपको मिलेगा ये, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मैप जरूर आप बनाते रहिएगा। मैप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कल हम लोगों ने बुंदेलखंड को पढ़ा है ना। तो इतना जो क्षेत्र है ये जो शेष हमारा क्षेत्र बचा, यही पूरा क्षेत्र मालवा का पठार कहला। ये पूरा जो है ये मध्य भारत का पठार है ये। ठीक, इतना आप लोगों ने समझा कि मध्य भारत का पठार किसे कहते हैं। ठीक, तो अब इसके डायरेक्शन की बात करें अगर कि डायरेक्शन कैसे होगा, तो ये तो आप समझते हैं कि ये पूरा बुंदेलखंड है। इधर आप समझते हैं कि इधर कई मालवा है, यहाँ से ऐसे नर्मदा है ना। ये इधर रीवा पन्ना का है, यहाँ बुंदेलखंड बघेलखंड का है। तो इस तरह, तो अगर इसके डायरेक्शन की हम बात करें कि इसका डायरेक्शन कहाँ कहाँ और किनके किनके मध्य है, तो बुंदेलखंड का जो पठार है उसके पश्चिम डायरेक्शन में है। ये बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड के पश्चिम में यहाँ बुंदेलखंड है। तो लिखते चले आप कि बुंदेलखंड जो है बुंदेलखंड प्लेट्यू, उस बुंदेलखंड प्लेट्यू की किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, ये जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे कि आखिर कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है। इसलिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप आंसर राइटिंग करें या समझें कि जैसे प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको जब ये पता होगा कि किस डायरेक्शन में है तो इसके आधार पर आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि कितने क्षेत्रफल में है, कौन कौन से जिले हैं, किस तरह की यहाँ नदियाँ हैं, कैसे जलवायु है, कैसी मृदाएँ होंगी। तो इसलिए इसका अब स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है। अब ऊपर कौन सा है, ऊपर नर्मदा है, सॉरी यहाँ जो नदी है ये यमुना है। तो यमुना के मैदान की अगर हम देखें तो किधर है ये, तो साउथ में है। यहीं लिख लो आप, यमुना मैदान के साउथ में है ये, है ना। अब आप देखें कि ये क्या राजस्थान जो हमारा राज्य है, राजस्थान की किस सीमा को ये स्पर्श करता है। तो अगर राजस्थान का देखें तो यहाँ पूरा ये राजस्थान की सीमा है। तो राजस्थान के जो पूर्वी सीमा है कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन जो है राजस्थान का, तो उसे टच करता है ये। तो आप समझिए कि राजस्थान का कौन सा हिस्सा इसको टच करता है। ठीक, तो इस तरह ये आप मालवा के पठार का अगर देखेंगे तो मालवा पठार के किधर उत्तर में जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर इसे आप देखो कि ये मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र पर स्थित है, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश का भी अगर होल समझने की कोशिश करें तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम सीमा पर स्थित है। तो कहाँ है मध्य प्रदेश के, तो एमपी का जो अगर कहें हम कि एमपी में यह नॉर्थ एंड
है ना, उत्तर एंड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये आप याद रखें कि अगर कभी पूछ लिया कि यह मध्य प्रदेश के किस में स्थित है तो कहाँ, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ में। अच्छा, इसकी सामान्य अगर हम ढाल की बात करें तो ढाल इधर की किसर है इसका, अगर आप स्लोप समझो कि स्लोप कहाँ है, तो जो नदियां हैं इसकी नदियां किधर जा रही हैं, सब दूसरे डायरेक्शन में आपको दिख रही होंगी कि ये नदियां पूर्णतः किधर जा रही हैं, यमुना नदी की तरफ। और यमुना नदी किधर जा रही है, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। ये यमुना नदी है, ये इसका प्रवाह है ऐसे। तो हमारी जो चंबल नदी, जैसे मानो कि हमें बहुत अच्छा सिस्टम होता है समझने के लिए किसी क्षेत्र का, वहाँ की नदियाँ, तो नदियों से आपको ढाल पता चल जाता है। तो जैसे ये मानो कि ये नदी है अपनी चंबल, तो चंबल कुछ ऐसे चलती है। तो चंबल किधर से जा रही है, नॉर्थ से, ये ऐसे ये डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जा रहा है ये पूरा। तो नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ। तो इसका अगर स्लोप की बात करें हम कि इसकी स्लोप किधर हुई, तो ये आपको समझ आया कि किधर है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है। तो इतनी बातें आपको समझ है। अब ये क्षेत्र कितना कैप्चर करता है वो पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 10.7% ये जो है क्षेत्र को कवर करता है। तो ये एक नॉलेज हुआ कि इसकी स्थिति कहाँ है और कैसे क्षेत्र में कितने में फैला हुआ। यहाँ के अगर जिले की आप बात करें तो भिंड, मुरैना, दतिया और ये इस तरह के जो है तो जिले यहाँ आते हैं। खैर, नदी को भी हमने जाना। यहाँ एक बात आप जरूर और समझ लें कि इस क्षेत्र में ये जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो यहाँ अब नालिका अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। क्या है, अब नालिका अपरदन, इसे रेवाइन बोलते हैं। तो ये जो है तो यहाँ मृदाएं बहुत कम है, बड़े बड़े खड्ड है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ अधिकतर जो है तो बागियों का गढ़ रहा है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ प्रशासन पूरी तरह से चल पाने में, इन्हें ट्रेस करने में असहमत हो पाता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पेड़ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं और घाटियाँ बनी हुई हैं। तो जिससे प्रशासन अगर वाहन से चलता है और ये घोड़े वोड़े से चलते हैं और इन्हें यहीं रहते हैं, तो इन्हें सारी चीज़ों की जानकारी होती, तो इन्हें छुपना भी आसान होता है इस क्षेत्र में। तो खैर ये बातें होती हैं। तो आप ये समझ लें कि अब नालिका अपरदन, जिसे बीहड़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीहड़। तो ये हमने ये कहा कि इसे आप ये समझ के रखें यहाँ कि ये कहाँ से संबंधित है, इसलिए। और ये प्रश्न जो है तो इंडियन ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा फेमस रहता है कि अब नालिका अपरदन क्या है। तो इस अपरदन के बारे में कभी जब हम सॉइल का अध्ययन करेंगे तो फिर वहाँ बात करेंगे कि किसे स्लेश अपरदन और रेवाइन, इसी तरह से सीट अपरदन, तो इन सारी चीज़ों को फिर अब एक एक करके अलग से समझेंगे। अभी यहाँ आप इतना याद रखें कि अब नालिका अपरदन का संबंध यहाँ से है और यहाँ बेहतर उच्च कोटि की मृदा भी नहीं मिल पाती। खैर, फिर अभी आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ की हम पहले जलवायु की बात कर लें कि भैया यहाँ की जो है तो जलवायु कैसी है। सबसे बड़ी बात इसकी, यहाँ की हम क्लाइमेट की बात करें कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कि ज़्यादा ठंडी है कि ज़्यादा गर्मी है, क्या है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वह है विषम क्लाइमेट। कैसा है, विषम। विषम का मतलब है कि अगर ठंडी है तो अच्छी खासी ठंडी पड़ जाएगी, अगर गर्मी है तो गर्मी भी अच्छी खासी पड़ेगी, मतलब अधिक गर्मी अधिक ठंडी, इसलिए यह विषम जलवायु है। तो जब विषम जलवायु है तो यहाँ ये विषम जलवायु का प्रभाव किसका होता है, ने पहली क्लास में जो बुंदेलखंड का हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें बताए थे कि यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव होता है। तो उस महाद्वीपीय प्रभाव के कारण यहाँ की जलवायु भी ऐसी है। तो इसकी भी जलवायु को हम महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्रकार की इसकी जलवायु पाई जाती है। तो अगर कहें कि कैसी जलवायु है तो महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी है,
महाद्वीपीय जलवायु। तो इस बात को भी आप याद रखें, महाद्वीपीय जलवायु कैसी है इसके बारे में बातें हो चुकी। अब विषम जलवायु में अगर हम कहें कि टेम्परेचर कितना क्या है, तो जैसे आप बात करें अगर गर्मी की, है ना, समर सीजन की, तो इसमें जो गर्मी का तापमान होता है वो लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। ठीक वैसे ही अगर हम कहें कि गर्मी के बाद अब ठंडी आएगी, तो शीत ऋतु कैसी होती है भैया यहाँ की, तो शीत ऋतु में टेम्परेचर कैसा होगा, तो यह लगभग 15 से 18 के मध्य ही रहेगा इसका भी टेम्परेचर। तो ये विषम जलवायु का यहाँ प्रभाव होता है। तो जब विषम जलवायु है इस क्षेत्र में, तो यहाँ वर्षा भी जैसे कम हो रही थी बुंदेलखंड में, कुछ ऐसी ही कम वर्षा यहाँ भी होती है। तो यहाँ की अगर आप बात करें कि रैन कितनी होती है, तो रैन लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा पाई जाती है। तो अब इससे एक बात और आपको पता चली कि जब इतनी वर्षा है तो यहाँ क्या निम्न क्षेत्र भी है। तो ये जो क्षेत्र है, तो इसमें सबसे निम्न वर्षा वाला क्षेत्र भी मध्य प्रदेश का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र मध्य प्रदेश का पाया जाता है। किसका? न्यूनतम वर्षा क्षेत्र। न्यूनतम वर्षा क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो है तो पाया जाता है, और उस क्षेत्र का नाम है गोहद। क्या नाम है? गोहद। यहाँ लगभग जो 55 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कितनी? 55 सेंटीमीटर की। अब ये गोहद है कहाँ? तो ये गोहद पाया जाता है भिंड जिले पे। ठीक, तो इतनी बातें आपको पता चली कि न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र कितने टेम्परेचर है, कितने क्षेत्रफल में है और कितने कितने में है ये, है ना। इसको अगर हम परसेंटेज लिख ही देते हैं, कहीं आपको भूले ना, 10.7% के आसपास है ये। यही आपको 70 भी मिलेगा। तो इतनी बातें आपको ये क्लियर हुई कि इतने क्षेत्र में इसका ये है। नदियां हमने जैसे बात करी कि चंबल है, तो चंबल की सारी सहायक नदियां होंगी। तो नदियों के बारे में अब यहाँ आपको आप लिख लेंगे कि जैसे चंबल नदी है, चंबल के सहायक क्षिप्रा का पानी भी यहीं आता है, कूनो का भी पानी आता है, पार्वती का भी, काली सिंध का भी। तो इस तरह इन नदियों का जो है तो यहाँ है। अब इस क्षेत्र में जैसे कि हमने कहा कि अवनालिका अपर्दन है, तो मृदाएं जो है तो ज़्यादा अच्छी नहीं पाई जाती होंगी, लेकिन आसपास के जो क्षेत्र में मृदा पाई जाएगी, आसपास के क्षेत्र में अगर सॉइल जो है तो पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ रिवर है, तो वह पाई जाएगी एलुवियल सॉइल। कौन सी? एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़, जिसे हम कछारी मृदा कहते हैं। ठीक, तो कछारी मृदा भी पाई जाती। अब इस कारण से यहाँ जो है तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तो पाई जा रही है, लेकिन पूरे क्षेत्र में ये मिट्टी नहीं पाई जा रही, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं इसका। तो इतनी बातें आपको ये पता चली कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करके है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जब ऐसा क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में ये फैला और ऐसे क्षेत्र हैं, तो यहाँ कृषि जो है तो कैसी होती होगी, क्योंकि वर्षा को भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्षा भी ज़्यादा नहीं हो रही। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, कि भैया चलो एग्रीकल्चर ही बता दो कि एग्रीकल्चर में फिर यहाँ क्या क्या होता है। एग्रीकल्चर में किस किस की खेती की जाती है यहाँ? तो इस क्षेत्र में सरसों की खेती की जाती है, क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो कम वर्षा वाले हमें करने पड़ेंगे, तो जैसे मक्का है, कपास है, ज्वार है, बाजरा है, सारे मोटे अनाज हैं। तो इस तरह की हम खेती करते हैं। तो किसकी करते हैं? सरसों। 1-2 लिख लो आप, सरसों। गेहूं भी लिख लो, गेहूं की भी खेती की जाती है ना। और इसी तरह इसे हम लिख देते हैं श्री अन्न। क्या लिख देते हैं? श्री अन्न, क्योंकि श्री अन्न नाम दिया गया है जो मोटे अनाज हैं इन्हें। तो श्री अन्न में आप जानते हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी चीज़ें आती हैं। तो अच्छा, आपने समझा कि इसकी कृषि भी होती। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ क्या कोई खनिज भी पाया जाता है? तो बड़ी ज़रूरत वाली बात है कि अब यहाँ की हम बात करें मिनरल्स की, कि मिनरल्स आखिरकार कौन कौन से पाए जाते हैं। मिनरल्स, ठीक, तो यहाँ मिनरल्स में चीनी मिट्टी पाई जाती है। चीनी मिट्टी के आप लोग बर्तन भी देखे होंगे, बहुत खूबसूरत और चिकने होते हैं। तो चीनी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ चूना पत्थर भी पाया जाता है, लाइमस्टोन भी है।
और इमारती पत्थर भी पाए जाते हैं, जिसे संगमरमर है, रंगीन संगमरमर भी पाया जाता है आपके किसमें, ग्वालियर वाले क्षेत्र में। तो एक आध दो लिख लो आप कि चीनी मिट्टी, इसे ज़रूर याद रखना क्योंकि इसके बहुत अच्छे बर्तन आते हैं अचार उचार रखने के लिए, इस पर यूज़ किए जाते थे। चीनी मिट्टी हो गया, चूना पत्थर आप लिख लो, लाइम स्टोन है ना, चूना पत्थर। ऐसे ही आप लिख लो इमारती पत्थर जो आते हैं, इमारती पत्थर में अब आप सारे इमारती पत्थर आप जानते ही हो, तो यहाँ इमारती पत्थर भी पाए जाते हैं। तो चलो भाई, इतनी तो खनिज की बात हुई, तो क्या यहाँ कोई इंडस्ट्री भी है? तो इंडस्ट्री को समझने से पहले हम समझ लें यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है, तभी तो वनस्पति के हिसाब से भी हमें देखने होंगे कि इंडस्ट्री कौन सी है। तो आप अगर बात करो वेजिटेशन की कि यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है, वनस्पति, तो वनस्पति में जैसा कि अब आपको लॉजिक लगाना होता है कि वर्षा कम है, तो यहाँ भैया कैसे पेड़ होंगे जो कम पानी को कवर कर रहे हों, मतलब इनकी गहरी होंगी जड़ें, पत्तियाँ छोटी छोटी होंगी, इनके जो छाल हैं वो मोटे होंगे, कंटीलेदार भी पेड़ होंगे। तो इस तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाएंगी। तो ऐसी वनस्पतियों में कौन से, जैसे बबूल है, खैर का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, तो इस तरह के आपको पाए जाएंगे। तो आप लिख लो बबूल, शीशम, खैर। खैर किस में यूज़ किया जाता है ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। तो अब बात करते हैं हम इसके इंडस्ट्री की, किसकी, इंडस्ट्रीज। तो पहली बात कि बबूल भी बहुत चिकना और अच्छा क्वालिटीदार होता है। शीशम बहुत बड़ी इमारती लकड़ी होती है। शीशम की आप देखो कोई भी अगर इमारती चेयर्स बनाई जाएं, टेबल्स बनाई जाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनमें जाइलम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बहुत चिकने होते हैं और तेली टाइप के होते हैं, ऑयली होते हैं। तो यहाँ फर्नीचर का उद्योग लगेगा, पहली बात ये आपको समझ है। सूती कपड़ा जो है तो उद्योग यहाँ भी है, कपड़ा उद्योग जिसे कहते हैं, तो सूती कपड़ा उद्योग यहाँ भी पाया जाता है। सूती कपड़ा उद्योग। अच्छा, माचिस का उद्योग भी पाया जाता है जिसे दिया सलाई उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिया सलाई उद्योग यहाँ पाया जाता है। बेसिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमने अभी जो खैर का नाम लिया था, इस खैर से कत्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कत्था। तो यहाँ कत्था उद्योग भी है। तो अब आपको समझ आए कि यहाँ किस तरह की इंडस्ट्री का उपयोग हो रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है। खैर इतनी बातें आपको समझ आए। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि यहाँ क्या औद्योगिक कोई क्षेत्र भी हैं। इंडस्ट्री तो बनी है, तो कोई ऐसे क्षेत्र हों जो इंडस्ट्रियल जोन हो। तो इंडस्ट्रियल जो जोन में है तो आप लिखें बानसूर। ये नाम जो है तो पूछ लिए जाते हैं कि ये किस ज़िले में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा बानसूर जिला, ठीक है। तो ये बानसूर जिला बानसूर क्षेत्र है, जिला नहीं, बानसूर क्षेत्र पाया जाता है। वैसे ही मालनपुर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मालनपुर। अच्छा, बानसूर मुरैना में पाया जाता है, और मुरैना में ही एक और पाया जाता है और वो है कैलारस। क्या है? कैलारस क्षेत्र। तो ये मुरैना में पाए जाते हैं। और जो हमने कहा मालनपुर, ये मालनपुर भिंड में पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये किस ज़िले में पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको ये याद रखना है। अच्छा, क्या इस क्षेत्र में कोई पर्यटन क्षेत्र भी है? तो अगर हम टूरिज्म की बात करें कि यहाँ पर्यटन में क्या है, तो पर्यटन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं। जैसे करेरा अभ्यारण्य, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो क्या है? करेरा अभ्यारण्य है। यह करेरा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये है शिवपुरी में। किस में? शिवपुरी में।
शिवपुरी के बारे में आप बताएंगे कि यह किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ऐसे ही माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इनके बारे में हम लोग अलग से स्पेसिफिक तौर पर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी शिवपुरी में ही है। कहाँ है? ये भी शिवपुरी में है। ठीक, चलो। ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य है। क्या है? घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पास है? ये ग्वालियर में है। ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य। ऐसे ही अटेर किला है। ये कहाँ है? भिंड में है। दुर्ग किला जो है तो दुर्ग है, ग्वालियर में ही है। चंबल में घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। इसे आप जरूर याद रखेंगे कि घड़ियाल अभ्यारण्य। घड़ियाल अभ्यारण्य कि ये कहाँ है? घड़ियाल अभ्यारण्य ये पाया जाता है मुरैना वाले क्षेत्र में। मुरैना, इसे और स्पेसिफिक देखें तो देवरी क्षेत्र है, वहाँ बनाया गया है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे कि अभ्यारण्य जो है तो घड़ियाल अभ्यारण्य ये बनाया गया है चंबल में। तो इसे और पूरा लिखें अगर आप तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना जिला। इतनी बातें ये कंप्लीट हुई। अब इस क्षेत्र में कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं सहरिया जनजाति। क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट, कूनो नाम सुना होगा आप लोगों ने। कूनो पालनपुर अभ्यारण्य, सॉरी, कूनो पालनपुर नेशनल मार्ग है, अभ्यारण्य नहीं, नेशनल मार्ग। क्या है? नेशनल मार्ग। कहाँ गया? सॉरी, कूनो पालनपुर नेशनल पार्क, ये भी शिवपुरी में ही है। हाँ, तो हम लोग जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ कुछ एसटी पाई जाती हैं जिनमें से इम्पोर्टेंट है सहरिया। अच्छा, यहाँ सहरिया का एक अभ्यारण्य भी बनाया गया है जो कि श्योपुर में है। तो क्या है? सहरिया जनजातियों का जो संग्रहालय बनाया गया है कि वहाँ इसमें क्या रखा जाता है कि उनके उद्विकास के बारे में, कि इनका कैसे विकास हुआ है, और उनकी सारी जानकारियों को यहाँ रखा जाता है। तो सहरिया जनजाति संग्रहालय, ठीक, संग्रहालय है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ रखी गई, ठीक है। और ये श्योपुर में है। तो चलिए इतनी बातें आपको पता चल। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि अभी कुछ समय पहले एग्ज़ाम में पीएससी में ये कुछ अलग से पठारों का नाम पूछ लिए थे, जो कि इनके अंदर सब पठार होते हैं, छोटे छोटे पठार होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें छोटा नागपुर के पठार में बहुत से छोटे छोटे पठार हैं, तो उसी तरह कि कुछ पठारों के भी नाम पूछ लेता है। तो अगर हम देखें कि इसके अंतर्गत क्या कोई ऐसे क्षेत्र या पठार हैं, तो एक तो है लश्कर का मैदान। क्या है? लश्कर का मैदान, ठीक, ये कहाँ है? ग्वालियर में। और एक है कंजारदा का पठार। ये कहाँ है? नीमच में है। मैप में हम लोगों ने पूरा मैप ये शायद ड्रॉ नहीं किया था। ये मैप यहाँ से ऐसे आके और ऐसे इस क्षेत्र में, पिछले मैप में जैसे हम लोगों ने बनाया भी था कि यहाँ का क्षेत्र भी ये कवर करता है। ये जो क्षेत्र होता है इसका, इस क्षेत्र को भी ये कवर अप करता है यहाँ का, ऐसे इतना, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे मेरे हिसाब से, ऐसे
ऐसे ये क्षेत्र आता है। तो नीमच में भी उसका क्षेत्र पाया जाता है। तो ये दो चीज़ याद रखेंगे, कंजरदा का पठार कहाँ है, नीमच में है, और लश्कर का मैदान कहाँ है, ये ग्वालियर में है। कहाँ है, ग्वालियर में। यहाँ इतना इसका ये तरह का विस्तार पाया जाता है। यहाँ भी कुछ रॉक्स अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। क्षेत्र जो है तो आप लोगों ने देख लिया कि कितने कितने क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।